Hello everybody, how are you? This is CBSE Science classes for class 10th and it is our chapter number 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और ये हमारा पार्ट नंबर 13 है। इस पार्ट से पहले हमने कार्बन की जो रिएक्शंस होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की उनके बारे में स्टडी की थी और इस पार्ट में ये हमारा पार्ट नंबर 13 है और इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था कि हमारे जो एल्कोहल होते हैं उसमें हमारा जो सेकंड नंबर का कार्बन कंपाउंड बनता है फंक्शनल ग्रुप में होमोलोगस सीरीज में, वह इथेनॉल होता है। इथेनॉल इज एक्चुअली अ एल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड इज एक्चुअली अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इथेनॉल में एल्कोहल होता है। देन वी स्टार्ट नाउ। मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हम यहाँ पर देखते हैं, हजारों लाखों कार्बन कंपाउंड्स हमारे बनते हैं और सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हमारे लिए इनवैल्यूएबल हैं, मतलब महत्वहीन हैं। बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पर हम जो दो कंपाउंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कमर्शियली, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो हम यहाँ पर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की बारे में स्टडी करेंगे। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको बहुत शॉर्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जनरली रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल हमारे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि इथेनॉल की जो फिजिकल स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पर वह क्या होती है, तो वह हमारे लिक्विड स्टेट होती है। रिफर टू टेबल 4.1 फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल। तो हमें यदि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जानने हैं इथेनॉल के, तो हमें टेबल 4.1 को देखना होगा, जो कि हमें ऊपर शुरू में दी गई थी टेबल 4.1। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 4.1 दी गई है। इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। कुछ कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको पता होगा कि वह टेम्परेचर जिसके ऊपर या जिस पर कोई भी कंपाउंड हमारा मेल्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलने लगता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि हमारा जो आइस होता है वह लिक्विड वाटर में बदलने लगता है 0.4 डिग्री सेल्सियस पर, तो वह हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है वे केल्विन में दिए गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि केल्विन में यदि हम काउंट करते हैं तो हमारी काउंटिंग 273 डिग्री से स्टार्ट होती है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। तो आप इसको यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि 273 का अगर 0 डिग्री वाटर का हमारे मेल्टिंग पॉइंट होता है तो केल्विन में 273 होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। हम इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड मतलब इसको जो IUPAC नेम है वह आपका इथेनोइक एसिड है और जो कॉमन नेम है वह एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको विनेगार या सिरका भी कहते हैं कॉमन नेम में। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। और दूसरा जो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड है वह है इथेनॉल, जो कि हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी उसी की पढ़ रहे हैं। इथेनॉल इसका फॉर्मूला होगा CH3CH2OH या हम इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 356 केल्विन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट 156, मतलब ये वाटर से इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है और ये उससे बहुत पहले पिघलने लगता है। और बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करें तो हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 273 प्लस 100 डिग्री पर हमारा वाटर बॉयल होता है तो केल्विन में हो जाएगा 373 केल्विन। लेकिन यहाँ पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, तो यह भी हमारे वाटर से काफ़ी कम है। तो आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इथेनॉल के वे वाटर से काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, वहीं पर एसिटिक एसिड है हमारा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह वाटर से क्या है, थोड़ा ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा इसका वाटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन जाता है इम्पोर्टेंट कि यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल यू इन्फर अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल
इन कंपेरिजन टू वाटर, तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। देन इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। हमारा जो इथेनॉल है इसको कॉमनली जनरली इसको एल्कोहल के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि हमारे एल्कोहल हमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप होता है और इसमें मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल कई तरह के एल्कोहल हमारे पास होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमर्शियल यूज होता है हमारा वह इथेनॉल का होता है और इसी को हम एल्कोहल के नाम से कॉमनली जानते हैं। और यही हमारे जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी शराब होती हैं, वाइन्स होती है, बियर होती है, इन सब में आपके इथेनॉल का ही यूज होता है। दूसरे एल्कोहल हमारे ड्रिंक्स के लिए या इसको कंज्यूम करने के हिसाब से सेफ नहीं होते हैं। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। तो ये क्या है, आपका एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। आप इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन। तो इसका सिर्फ एल्कोहलिक ड्रिंक्स ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है। जैसे आपका टिंक्चर आयोडीन बनता है, आपको चोट लग जाती है तो उसमें ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन या पेस्ट लगाते हैं आपके घाव पर, तो उसको टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं। कफ सिरप होती है, आपकी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आपको डॉक्टर कफ सिरप लिख के देते हैं, तो उनमें भी आपके कुछ मात्रा में एल्कोहल होता है। एंड मैनी टॉनिक्स, इसके अलावा जो आपके टॉनिक्स होते हैं जैसे कि आपको वजन बढ़ाने के टॉनिक्स होते हैं, लीवर के टॉनिक होते हैं और दूसरी जो अच्छे बॉडी बनाने की टॉनिक्स होते हैं, वे सब आपके एल्कोहल उनमें पाया जाता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, और इथेनॉल हमारा वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, जनरली हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वे वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन इथेनॉल ऐसा कंपाउंड है जो कि वाटर में भी सोल्यूबल है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकननेस। यदि थोड़ी सी मात्रा में भी इथेनॉल का कंजम्पशन किया जाता है, इसका सेवन किया जाता है, तो इससे आपको ड्रंकननेस की फीलिंग होती है, मतलब आपको नशा चढ़ता है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, हालांकि ये जो प्रैक्टिस है शराब के सेवन की प्रैक्टिस को कंडेम किया गया है, मतलब ये सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है। इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, फिर भी यह हमारे समाज में एक बहुत मात्रा में इसको यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, वे इसको पीने के आदी होते हैं। हाउएवर इंटेक ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल कैन बी लीथल, और लेकिन यदि आप बिल्कुल प्योर इथेनॉल जो कि आपके 100% प्योर इथेनॉल होता है उसको यदि आप इंटेक करते हो, उसका सेवन करते हो, तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत लीथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक टर्म सीख गए, ये हमारा एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब क्या होगा, 100% प्योर एल्कोहल को आप एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, और यदि आप डेली इसका सेवन करते हैं तो आपको हेल्थ रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। आपके लीवर, किडनी यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं, आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है और शीघ्र ही आपको कई तरह की बीमारियाँ घेर सकती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एल्कोहल से दूर रहना चाहिए। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी एल्कोहल की। अब हम यहाँ पर एक दो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ये सोडियम के मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन विथ सोडियम, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.6 टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेशन, इसको टीचर के द्वारा करके दिखाया जाएगा। ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ अ कपल ऑफ ग्रेन ऑफ राइस इनटू इथेनॉल, और ये आपको इथेनॉल लेना है, एब्सोल्यूट एल्कोहल लेना है, 100% प्योर एल्कोहल लेना है, और इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम का डालना है। ए कपल ऑफ ग्रेन ऑफ राइस, चावल का जो दाना होता है, इतना छोटा टुकड़ा आपको सोडियम का लेकर इसमें डालना है एब्सोल्यूट एल्कोहल में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व, तो इसमें जो गैस इवॉल्व होती है उसका टेस्ट आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन दी गई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम है हमारा और ये इथेनॉल है, तो सोडियम डालने पर हमारे सोडियम इथोऑक्साइड यहाँ पर बन जाता है CH3CH2ONA। ठीक है, जो पीछे का आपके हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से स्प्लिट होकर हट जाता है और इसकी जगह सोडियम
जुड़ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाइड्रोजन को हटाना है और सोडियम को जोड़ना है। तो ये क्या बन जाता है हमारा सोडियम इथो ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का यहाँ पर पूछा गया है कि आप इस गैस को कैसे टेस्ट करोगे। तो हाइड्रोजन का टेस्ट हमने पहले पढ़ा था, हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आया था कि यदि हाइड्रोजन इवॉल्व होती है तो आप इसके पास एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके आते हैं या बर्निंग कैंडल लेके आते हैं, तो वो वहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो यदि यहाँ पर आपको बर्निंग कैंडल या स्प्लिंटर लाने पर पॉप साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब आपकी यहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्कोहल जब सोडियम से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है विद इथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथो ऑक्साइड, और इथेनॉल के साथ दूसरा प्रोडक्ट हमारा सोडियम इथो ऑक्साइड बनता है। कैन यू रिकॉल विच अदर सबस्टेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन और रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो आपने एसिड और बेस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारे जो एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तब भी हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो आपकी हाइड्रोजन गैस दो जगह यहाँ पर रिलीज हो सकती है, एसिड के साथ और दूसरा एल्कोहल के साथ। देन सेकंड रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर एल्कोहल को आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं, और ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हैं। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथिन। ठीक है, तो यहाँ पर हर वर्ड का आपको मतलब समझना होगा। जैसे कि हीटिंग इथेनॉल, आपको क्या करना है, हीट करना है इथेनॉल को, और किसके साथ करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब बिल्कुल प्योर 100% प्योर H2SO4 के साथ आपको इसको हीट करना है 443 केल्विन पर। और इससे क्या होगा, आपका जो इथेनॉल होगा यह डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका, मतलब इसमें जो वाटर होगा वह बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी ये इथिन बन रही है, डबल बॉन्ड है इसलिए हमने इसको क्या कहा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा, और साथ में क्या बन गया हमारे वाटर। तो ये वाटर कहाँ से आया है, ये इसी में से निकला है। ठीक है, आपके जब हमने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड हटकर डबल बॉन्ड आता है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और H इसमें पहले से जुड़ा हुआ था तो ये हमारा बन जाता है H2O। ठीक है, वाटर बन जाता है। तो इसका मतलब आपका जो एल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपनी एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और एल्कोहल को एल्कीन में कैसे बदला जाता है उसके लिए रिएक्शन कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। आपकी दो ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी गई हैं एल्कोहल की, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लें। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल। तो यहाँ पर जो वाटर को रिमूव करने का काम कर रहा है वह आपके कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है। तो हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये वाटर को रिमूव कर रहा है। देन यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं, और आप जानते हैं कि हमारे बॉक्स जो होते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, MCQ बनते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं। हाउ डू एल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स। एल्कोहल लिविंग बींग्स को, जीवों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। When large quantities of ethanol are consumed, it tends to slow metabolic process and to depress the central nervous system. जब इथेनॉल को बड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है, इसका सेवन किया जाता है, तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, जो भी आपकी जैविक क्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर, उनको वह स्लो कर देता है, उनको धीमा कर देता है। और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हम बायो में पढ़ने वाले हैं अभी। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी जितनी भी जो चेतना होती है, आपका ब्रेन काम कर रहा होता है अच्छे से, उसको ये क्या करता है, डिप्रेस करता है, मतलब उसको धीमा करता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन करने में, मतलब समन्वय करने में, आपके जो हाथ पैर होंगे, दूसरों से आपको क्या बात करनी है, उन सभी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन में ये क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा मेंटल कन्फ्यूजन, है ना, दिमागी तौर पर आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वह आपको ज्ञान नहीं होगा। इसके अलावा ड्राउसीनेस मतलब होता है आलसीपन, नींद आना, बेहोशी छाना, इस तरह के यहाँ पर आपको सिम्टम दिखेंगे। लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशंस एंड
फाइनली स्टोपोर। तो आपके जो नॉर्मल इनहिबिशन होते हैं, मतलब कि आपकी जो नॉर्मल आदतें होती हैं वे आप शो नहीं करते हैं और कुछ और आदतें आप शो करते हैं, और साथ में यदि बहुत ज़्यादा ड्रंकननेस आपको हुआ है तो आप फाइनली स्टोपोर हो सकते हैं, मतलब आप बेहोश हो सकते हैं, अपनी चेतना को खो सकते हैं। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड विदाउट रियलाइजिंग दैट दिस his sense of judgment, sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired। तो जो शराब पीने वाला व्यक्ति होता है वह अपने आप को रिलैक्स्ड फील कर सकता है, मतलब उसको लगेगा कि मुझे बहुत आराम मिल रहा है, मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके साथ ही उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि उसका जो जजमेंट करने का फील है, उसका जो सेंस है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता, और उसका जो सेंस ऑफ टाइमिंग है, अपनी जो दिमाग की कार्य क्षमता होती है उसको हम कहते हैं सेंस ऑफ टाइमिंग, और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब हाथ पैरों का जो मूवमेंट होता है उन सबको क्या कर चुका है, बहुत सीरियसली, बहुत बुरी तरह से वे सब क्या हो चुके हैं, इम्पेयर्ड हो चुके हैं, मतलब इम्पेयर हो चुके हैं। उसका दिमाग यहाँ पर काम नहीं करता है और उसकी जो बॉडी होती है वह भी काम नहीं करती है ठीक से। इसी को हम कहते हैं इम्पेयर्ड होना या अपंग होना। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये व्यक्ति क्या हो जाता है, बिल्कुल अपंग टाइप से हो जाता है, उसके हाथ पैर वहाँ पर और दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए अनलाइक इथेनॉल, इंटेक ऑफ मिथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। तो इथेनॉल की जगह यदि आप मिथेनॉल का सेवन कर लेते हैं, मिथेनॉल क्या होगा हमारा, मैथ, इसमें जुड़ा हुआ है मैथ, मतलब एक कार्बन वाला एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला आपके क्या होता है CH3OH। ठीक है, ये क्या है हमारा मिथेनॉल, एक कार्बन है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे CH3OH। तो यदि आप एल्कोहल की जगह या इथेनॉल की जगह मिथेनॉल का यूज करते हैं बहुत कम मात्रा में, तो इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि मिथेनॉल एक जहरीला पदार्थ होता है। देखिए आप, एक कार्बन बढ़ने से ये हमारा इथेनॉल बन जाएगा और एक कार्बन कम होने से हमारा मिथेनॉल यानी एक जहरीला पदार्थ बन जाएगा। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल इन द लिवर। तो ये हमारा जो मिथेनॉल होता है यह मिथेनॉल में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब ये एल्डिहाइड में बदल जाता है, CH2O में बदल जाता है। ठीक है, हमारा मिथेनॉल किस में बदल जाएगा, CH2O, जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉल, एल्डिहाइड होता है HCHO। इसके जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। ठीक है, तो आप इसको CH3OH, मिथेनॉल को HCHO में लिख सकते हैं या CH2O भी लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है। आपने देखा था, पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप में, जिसके साथ CHO जुड़ा होता है वे हमारे एल्डिहाइड होते हैं। तो ये एल्डिहाइड तो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो ये हमारे लीवर में जाकर मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मिथेनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। हमारा जो मिथेनॉल बन जाता है मिथेनॉल से, मिथेनॉल ये हमारी जो सेल होती हैं उनके प्रोटोप्लाज्म के साथ बहुत तीव्रता के साथ रिएक्शन करता है और प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है, मतलब उसका थक्का जमा देता है, उसको सॉलिड फॉर्म में बदल देता है। इन मच द सेम वे एन एग इज कोगुलेटेड बाय कुकिंग। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि यदि आप एग को, कच्चा एग होता है, आपको यदि उसको गर्म तवे पर आप डालते हैं तो वह क्या होता है, सॉलिड में बदल जाता है। उसी तरह से आपके जो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म होते हैं वे भी कोगुलेट हो जाते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में बदल जाते हैं। मिथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। इसके अलावा मिथेनॉल आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है, हमारी आंखों से एक ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है, उस ऑप्टिक नर्व को वह क्या करता है, प्रभावित करता है, और यहाँ पर अंधापन भी हो सकता है, मतलब आप अंधे भी हो सकते हैं। इथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इथेनॉल एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, इसमें कई तरह के दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलाए जा सकते हैं। टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाई एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेज लाइक मिथेनॉल टू इट। तो हमारा जो इथेनॉल है ये इसका इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है, जैसे हमारे पेंट वगैरह होते हैं, वार्निश होते हैं, ऑयल पेंट्स होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें बनाने के लिए इथेनॉल का यूज होता है। और लेकिन लोग क्या करते हैं, यदि इथेनॉल को हम मार्केट में इसके इसी रूप में उतारते हैं तो इसका मिस यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके मिस यूज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए इथेनॉल के अंदर हम क्या करते हैं, मिथेनॉल जैसे कुछ पॉइजनस जहरीले
पदार्थ इसके अंदर मिला देते हैं। इससे क्या होगा कि मिथेनॉल जो है आपका पीने योग्य नहीं होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कई बार इस जहरीले मिथेनॉल मिले हुए इथेनॉल को भी बेच देते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। तो आपने सुना होगा कई बार जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई, 20 लोगों की, 50 लोगों की मृत्यु हो गई। तो वह इसी कारण से होती है कि वे ये मिथेनॉल मिला हुआ इथेनॉल पी लेते हैं। डाइज आर आल्सो एडेड टू कलर द इथेनॉल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। और इसके अलावा एल्कोहल में, इथेनॉल में आपके डाइस भी मिलाई जाती हैं उसको ब्लू कलर देने के लिए। दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल। तो इस तरह का जो एल्कोहल होता है उसको आप क्या कहते हैं, डीनेचुरेटेड एल्कोहल कहते हैं या मिथाइलेटेड एल्कोहल कहते हैं। जिसके अंदर मिथेनॉल मिलाया जाता है उसको हम मिथाइलेटेड एल्कोहल कहते हैं या फिर डीनेचुरेटेड एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके बन जाता है कि वाई मिथेनॉल इज एडेड इन द इथेनॉल। तो इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल क्यों मिलाया जाता है, तो उसके जो मिस यूज होते हैं उससे बचाने के लिए इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल मिलाया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट बॉक्स है एल्कोहल एज अ फ्यूल। एल्कोहल को आप फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये आपके बहुत अच्छा एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। शुगर कैन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर कैन जो होता है बहुत एफिशिएंट है, मतलब ये बहुत अच्छी मात्रा में या बहुत अच्छा प्रकाश का यूज करके ये जितनी सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करता है उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है और ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। शुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासेज विच इज फर्मेंटेड टू गिव एल्कोहल इथेनॉल। और शुगर कैन का जो जूस होता है उसको आप क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन हमारा एक प्रोसेस होता है जिससे आप क्या करते हैं, शुगर को इथेनॉल में बदलते हैं। ठीक है। सम कंट्रीज नाउ यूज एल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसको हम अगले आपके जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बायो का लाइफ प्रोसेस उसके अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन को। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट हमारा यदि उसके अंदर हम सेक्रोमाइसिस डालते हैं, सेक्रोमाइसिस हमारे फंगस होती है या ईस्ट सेल इनको हम बोल सकते हैं। सिंपली आप ईस्ट सेल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ईस्ट सेल डालने पर ही हमारे इथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल और CO2 में। और ये हमारा एक एनारोबिक प्रकार का रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, ग्लूकोज को यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर हमारी सेल में जब तोड़ते हैं तो हमारे एनर्जी प्रोवाइड करता है, CO2 और वाटर बनता है। लेकिन यदि हम ईस्ट सेल में इसको एनारोबिक यानी कि अवायवीय शोषण कराते हैं तो ये बन जाता है हमारे इथेनॉल में, और साथ में CO2 यहाँ पर रिलीज होती है। तो ये जितने भी हमारे बियर होती है, वाइन होती है, एल्कोहल होते हैं, इन सब में हमारे फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और ये जो CO2 प्रोड्यूस होती है ये ब्रेड या जो दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा यदि आप इसका दूसरी तरीके से फर्मेंटेशन कराते हैं, लैक्टोबैसिलस हमारे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप बनता है और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड जो है हमारा चीज़ और योगर्ट बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, और एस्परजिलस का यदि आप यूज करते हैं, एस्परजिलस में हमारे फंगस होती है तो ये आपके सोया सॉस बनाने में यूज होता है। लैक्टिक एसिड हमारे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के कारण हमारी मसल्स में भी बनता है और इसको हम अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर याद रखने लायक वह यह है कि ग्लूकोज होता है हमारा, वह ईस्ट सेल की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। ठीक है, तो हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH में यानी कि इथेनॉल में। ठीक है, साथ में ये CO2 भी यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन नोट कर लेनी है और इसको लर्न कर लेना है। ओके, we come to our box. Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which give rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air or oxygen. तो कुछ कंट्री जो है हमारी एल्कोहल को
पेट्रोल के साथ मिलाकर यूज करनी है, क्योंकि एल्कोहल क्या है, हमारा एक अच्छा फ्यूल है। तो पेट्रोल के साथ मिलाकर इसको यूज कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि एक अच्छा फ्यूल है और साथ में क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल मतलब ये ज़्यादा धुआं नहीं देता है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यदि इसको हम सफिशिएंट ऑक्सीजन में एयर में जलाते हैं तो ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करता है। इसलिए हमारा एल्कोहल क्या है, क्लीनर फ्यूल है और इसको कई कंट्रीज़ में पेट्रोल के साथ मिलाकर यूज भी किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा एल्कोहल इंडस्ट्रियल पर्पज से एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एल्कोहल जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपको यहाँ पर कई तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इसको अच्छे से ध्यान से इसको एक बार और पढ़ लें, सुन लें और देख लें। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।